हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेरे एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें जो स्क्रीन में लिखा हुआ है तो वो है आपके लिए एसएसजीडी के लिए जो फरवरी में पूछे गए प्रश्न हैं। एसएसजीडी के जो फरवरी में जीके जीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जो आने वाले क्वेश्चन है उसके थ्रू बहुत खास प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। दोस्तों, एक बार पूरा जरूर देखना आप। जो शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न उसी के थ्रू प्रश्न होंगे इसमें। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार लास्ट तक वीडियो जरूर देखना आप। और दोस्तों, न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छा वीडियो लगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आपके लिए प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के वो आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना एक बार। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि चर्चा में रहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो जी कब को शुरू किया गया है, जी है आपके सामने ऑप्शन नंबर है आपका। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए आपका करेक्ट आंसर हो क्या होगा, जो है आपका 25 सितंबर 2014 को किया गया था। तो इसकी जैसे व्याख्या देखते हैं कि जी आपके मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुए 10 साल पूरे हुए इसको। कितने 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हुए हैं। जो आपके मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को कब 2014 को शुरू किया गया था। कब 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इन 10 सालों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र हैं जो आपके में बड़ा बदलाव आया है। क्या बहुत बड़ा बदलाव आया है। और देश की आर्थिक व्यवस्था की जो मजबूती मिली है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना इसमें दिया गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी ये बताना। और इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। और वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा हो या जो व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। जैसे कि देखते हैं इसके बारे में। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो जे की गई थी कब, किस वर्ष, जे की गई थी आपको 1992 में। इसका राइट आंसर होगा सी आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो होती है वो 92 से 97 के बीच है। कब कब तक चली थी ये बताना इसके बारे में पूरा कि कब से 1992 से 97 के बीच चली थी जी। इस योजना ने सूचनाओं के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। 1 जनवरी 1995 को भारत की विश्व व्यापार संगठन कौन सी है, डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना है। इसका लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूती प्रदान करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे इसके लिए। तो इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर निगमों को शामिल करने का भी जोर दिया है इन्हें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये बताना है इसकी। तो इसमें परसेंटेज में पूछा गया है तो ये है आपको 15% होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 15% आपका राइट आंसर होगा। इसकी देखते हैं व्याख्या कि अनुच्छेद 75 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। जो आपके मंत्रियों में होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बताया है। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 75 के स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद जो होता है अपने कार्यों के जो सभी मंत्री होते हैं वो अपने कार्यों के लिए उस लोकसभा की प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो माना जाता है भारत रत्न, अपने भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, भारत रत्न।
पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक कौन थे, ये बताना है। पहले गायक, तो पहले गायक की बात करी है तो ये है आपके कौन, ऑप्शन नंबर आपका डी, कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जिसको पहले भारत रत्न मिला था। जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत के मशहूर संगीतकार थे जी। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु में हुआ था जी। जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। उन्हें भारत रत्न 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में मिला था इन्हें भारत रत्न, 1998 में। MS सुब्बुलक्ष्मी की प्रमुख उपलब्धियां थी जो आपकी, वो है 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1954 में पद्म भूषण मिला इन्हें, और 1974 में रमन मैग्सेसे सम्मान मिला इन्हें, और 1975 में पद्म विभूषण भी मिला, और 1988 में कालिदास सम्मान भी इन्हें मिला, और 1990 में इंदिरा गांधी अवार्ड है इनके नाम। यह पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी प्रस्तुति दी। इनकी मृत्यु जो हुई थी 11 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु में हुई थी इनकी मृत्यु। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट गुरबीर, कौन पूछ रहा, भारतीय एथलीट गुरबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स जो आपके कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है, ये बताना है। तो कौन सा पदक जीता है, जी जीता है आपका स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। जिसे देखते हैं जो आपके हैं एथलीट थे अपने गुरबीर सिंह ने जापान वर्ल्ड एथलीट्स थे आपके, जो इनमें जीता है इन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 11.82 सेकंड में पूरी करके अपनी यह दौड़ पूरी की है। तो जो आपके रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने, गुरबीर सिंह ने खुद का 13 मिनट एंड 18.52 सेकंड का जो आपको पिछला रिकॉर्ड था उनने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इनका राइट आंसर होगा आपका गोल्ड मेडल जीते उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, 7वें नंबर क्वेश्चन है कि एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान के नाम से दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों की पुत्री है। ये बताना है कि जो रजिया सुल्तान है वो किसकी पुत्री है, ये बताना है इसमें। तो ये बताया गया है वो आपके इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री। इसका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, वह मलिक अल्तुनिया की पत्नी थी। जी कौन थी, अल्तुनिया की पत्नी थी। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के रूप में शासन करने वाली एकमात्र महिला थी जी। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद वह शासक बनी थी। उसका जो उनका शासन था, उनका काल था 1236 से 1240 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। ठीक है, उसने ख्वाजा मुअज्जुद्दीन को अपना वजीर, प्रधानमंत्री भी जिसको बोलते, नियुक्त किया गया, और जो आपके निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की, इन्हें जो उपाधि प्रदान की उनको दिया गया। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा किसका एलोट्रोपिक रूप है, ये बताना। हीरा किसका जो आपका रूप है वो क्या किसका है, वो आपका कार्बन का रूप है। किसका, कार्बन का राइट आंसर होगा। देखते हैं कि हीरा एक पारदर्शी रत्न है। क्या है, पारदर्शी, जिसको आर पार पारदर्शी तक से। यह एक रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है। हीरा कार्बन का एक जो आपके एलोट्रोपिक रूप है। हीरा कार्बन का एक एलोट्रोपिक रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन जो परमाणु के हैं वो साथ संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। यह प्रकृति सबसे कठोरतम माना जाता है। पदार्थ जो होता है इसका हीरा का वो सबसे कठोर माना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा ही लगेगा। और दोस्तों एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किताब के लेखक कौन है, ये बताना। वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो कौन है, ये बताना है। तो कौन है आपके, जे हैं इसके लेखक कौन है आपके, लियो टॉल्स्टॉय है जी। आपके कौन से आपके हैं, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, लियो टॉल्स्टॉय इसका राइट आंसर होगा। जैसे देखते हैं कि युद्ध और शांति के रूप में, युद्ध और शांति देखते हैं, युद्ध और शांति के रूप में प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित उपन्यास है। यह पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था। विश्व में साहित्य की महानतम रचनाओं की इसकी गणना होती है। इसमें
इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसको बोलते इसरो, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये बताना। इसरो का नया वर्तमान में जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है आपके जो डॉक्टर बी एस नारायणन किया गया था। किसको? इसको किया गया, इसको डॉक्टर बी नारायणन। इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर बी नारायणन हाल ही में डॉक्टर बी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम है इसरो का जो फुल फॉर्म है इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको इसरो को बोलते हैं, का नया नाम है जो आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है याद करना। किसका? इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का नया फुल फॉर्म है, इसको नया नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति 14 फरवरी से 2 साल की अवधि के लिए की गई है। वह डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह लेंगे। जो इसके पहले कौन थे? डॉक्टर एफ सोमनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 नंबर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वालामुखी जो आपके हैं स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लेगून है, ये बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील। क्या होगा? चिल्का झील। चिल्का झील इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं व्याख्या कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो उड़ीसा राज्य में पूरी खोर्धा व गंजाम जिलों से विस्तृत है। खारे पानी की एक झील और उथला लेगून है। यह 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी झील है। समुद्र का एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी से, यह समुद्र से लगभग जो आपकी समुद्र से लगी हुई है। दिसंबर से जून तक खारा वह वर्षा ऋतु में यह मीठा जल हो जाता है। कब? दिसंबर से जून तक खारा रहता है और वर्षा ऋतु के बाद यह मीठा जल हो जाता है। 1981 में यह रामसर स्थल घोषित होने वाली प्रथम झील थी। ये रामसर साइट में पहली थी। इनमें कई नदियाँ जैसे जो आपकी भारवती जो आपकी नदी है दया, माकरा जो आपकी है मानी जाती है, और मालगुड़ी व लूना नदियाँ आकर गिरती हैं इनमें। तो इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया है, ये बताना है। तो कब गाया गया है? अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपके 1896 में। कब? 1896 आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं अच्छी तरीका से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको व्याख्या भी अच्छी लगेगी। दोस्तों लाइक जरूर करना एक बार। राष्ट्रीय गीत जो आपका है वो वंदे मातरम है। इनके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। सर्वप्रथम जो है गाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस में के अध्यक्ष में, तो वो 1896 में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन था उस समय, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 का कोलकाता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह जो अमके एम सयानी के नाम से जाना जाता है, किया गया है। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रगीत अपनाया गया था। कहाँ? संविधान सभा में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात है तथा ना ही आयात होता है, ये बताना है। तो ये आपकी बंद व्यवस्था होती है। कौन सी? बंद। इसका राइट आंसर होगा डी। देखते हैं व्याख्या, देखते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। अर्थात यह अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो मध्य रेलवे उसके बोला तो पूर्वोत्तर के रेलवे की बात कहा गया है। तो ये कौन सा है? जैसे अपनी 4 होती हैं, एक तो उत्तर होती है, दक्षिण होती है, पश्चिम होती है और ये आपकी पूर्व होती है। ये बताया गया कि इसी तरीके से बताया गया है। तो ये है आपका गोरखपुर होगा। क्या होगा? गोरखपुर आपका राइट आंसर होगा। अब इसको देखते हैं, व्याख्या देखते हैं कि जो आपके और अन्य रेलवे जोन देखते हैं। इसकी
अन्य रेलवे जोन है कि जो रेलवे जोन है आपको जो इसका मुख्यालय है, देखो पूर्वोत्तर रेलवे तो गोरखपुर है आपका, मध्य रेलवे जो बीचों बीच माना जाता है, इसके बीच के बीच जो माना जाता है वो है आपका मुंबई, जिसको CST बोलते हैं। जबकि उत्तर रेलवे जो यहाँ पे है उत्तर मध्य की बात बताया गया, तो ये है आपका इलाहाबाद में। कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे की बात वो इलाहाबाद में है। जो दक्षिण रेलवे है, जो यहाँ पे जो दक्षिण रेलवे माना जाता है वो चेन्नई में है। दक्षिण में क्या है? चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा मुख्य के आगे पूछने की संभावना है, इसी की सटा पूछा गया था। इसे देख सकते हैं, देखते हैं, और इसके अन्य थ्रो भी जो आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्डन की राजधानी क्या है? जी बताया गया क्या? जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? जी आपका आमान है। क्या है? आमान आपकी जॉर्डन की राजधानी है। जिस देखते हैं कि जॉर्डन जो दक्षिण पश्चिम एशिया के सीरियाई मरुस्थल के दक्षिण भाग में जो आपका अवस्थित एक अरब देश है जी। क्या है? अरब देश है। अरब सागर में पाया जाता है, जिसके लिए अरब देश है माना जाता है जी। क्या? अरब देश माना जाता है। देश के उत्तर में सीरिया और उत्तर पूर्व में जो आपके इराक है, पश्चिम में पश्चिमी तट और इजराइल, और पूर्व दक्षिण में है आपके सऊदी अरब स्थित है। जॉर्डन का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। कहाँ से? रेगिस्तान से घिरा हुआ है। विशेष रूप से अरब मरुस्थल है। क्या है? अरब मरुस्थल है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जॉर्डन नदी के साथ उपजाऊ हिस्सा माना जाता है। देश की राजधानी अमान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर अमान होगा। इसकी राजधानी जॉर्डन क्या है? अमान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित बनाने वाला कानून निम्न में से कौन बना सकता है? तो जी कौन हो सकता है इसका राइट आंसर तो हो सकता है आपके सामने संसद हो सकता है। क्या है? सांसद हो सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने वाला कानून केवल सांसद बना सकती है। अनुच्छेद 35 केवल सांसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावित बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं होता है जी। तो इसका राइट आंसर सांसद होगा। अगला है आपका वीरभूमि। जो आपके वीरभूमि किसके संबंधित है ये बताना है। वीरभूमि किससे संबंधित है इसके बारे में बता रहे हैं, और इसके बारे में सब कुछ बताते हैं जी। आपकी वीरभूमि है जो आपका, ये आपके राजीव गांधी से संबंधित है। जहाँ ऐसे इनको जलाया जाता है वहाँ इनका मनाया जाता है। इसकी वीरभूमि जो आपकी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल माना जाता है। जबकि ये समाधि स्थल है, जहाँ इनको जलाया जाता है वहाँ समाधि बनाई जाती है, जहाँ पे वो आपका जबकि समाधि स्थल के रूप में माना जाता है। तो जी जो आपकी वीरभूमि जी राजीव गांधी की समाधि स्थल है। यह समाधि स्थल दिल्ली के रिंग रोड पर स्थित है। इसकी जहाँ पर है जी दिल्ली में है। जबकि लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इनके जो आपके लाल बहादुर शास्त्री इनका समाधि स्थल क्या है? विजय घाट है। क्या है? विजय घाट। इनको विजय घाट माना जाता है। ठीक है। जो आपके बाबू जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है वो आपका माना जाता है समस्थान, तथा भगत सिंह की जो आपको हुसैन जो आपके हुसैनी वाला में आपका स्थित है। तो इनका राइट आंसर राजीव गांधी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर के। खट्टे फल देश से भरपूर होते हैं, ये बताना खट्टे फल होते हैं वो कौन से विटामिन से भरपूर होते हैं ये बताना चाहता हूँ। तो आप लोग जानते हैं खट्टे फल ज़्यादातर विटामिन सी में पाए जाते हैं। खट्टाई पर जो होता है विटामिन सी में। इसका रासायनिक नाम भी सबको देखते हैं कि विटामिन जो आपका रासायनिक यौगिक हैं जो शरीर के विकास और अच्छी स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में अवस्थित होते हैं। भोजन से प्राप्त होने से विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाता है, इसके वैज्ञानिक नाम कहाँ है? एस्कॉर्बिक अम्ल इनको भी कहा जाता है जी विटामिन सी को। कई बहुकोशिकीय जीवों में विशेष रूप से मनुष्यों में एक आवश्यक पोषण तत्व है जी। एस्कॉर्बिक अम्ल पानी में घुलनशील विटामिन है। यह है पानी में घुलनशील, खट्टे फलों सब्जियों में पाया जाता है। तो इनका राइट आंसर तो आपका क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना, और कमेंट में बताना है लास्ट का आंसर, और इसको भी कमेंट में आपको बताना है कि कैसा लगा आपको वीडियो। जैसे देखता है 18 नंबर वीडियो क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में कौन सा दिन ब्रिक्स का बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है, ये बताना है। तो कौन सा बना? ब्रिक्स के बारे में पूछते हैं जी। आपका कौन सा है? इंडोनेशिया जी आपका ब्रिक्स का 10वां देश बना है।
हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स, जिसको BRICS का नाम दिया गया है, ब्रिक्स का 10वां जो आपका पूर्ण सदस्य देश बना गया है, जी आपका इंडोनेशिया बन गया है। इंडोनेशिया को 2023 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स में शामिल की मंजूरी दी गई थी इनको। ब्रिक्स जो आपके यहाँ पे ब्राजील 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। 2025 में कौन करेगा? ब्राजील करेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता। और 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आपके ब्रिक्स जुलाई में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? डी जेनेरियो में इसका आयोजित किया जाएगा। जो ब्रिक्स समूह 10 सदस्य जो आपके होते हैं, ब्रिक्स का रूप ही होता है जी, जिसे 20 हो गए ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, और आपका आई से हो गया इंडिया मतलब भारत, और आपके सी से हो गया चाइना मतलब चीन, और दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, तो जी आपका दक्षिण अफ्रीका होगा, मिस्र, एथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। जी आपके कितने देश हैं? 10वें सदस्य बना गया है आपके, 10 सदस्य हैं पूरे देश। तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापाषाण स्थल है, जी बताना है। तो कौन सा है आपका? भीमबेटका है जी आपका। कौन सा है? भीमबेटका आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कि भीमबेटका भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल जो आपके चित्रों और शैलास्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इस स्थल की खोज जो हुई थी आपके 1957 से 58 के बीच में हुई थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधरन जो आपके बाकरनकर द्वारा किया गया था। इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर भीमबेटका होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से भारत में डैश के रूप में लोगों द्वारा मनाया जाता है। त्यौहार के बारे में, त्यौहार बहुत सारे आते हैं। देखते हैं कि ये आपका उत्तराखंड द्वारा मनाया गया है। किसका? उत्तराखंड का इसका राइट आंसर होगा। जैसे देखते हैं इसका राइट आंसर उत्तराखंड है। जिसे देखते हैं कि फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रमुख लोक उत्सव है जो राज्य में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र मास में फूलदेई पर्व मनाया जाता है। देई का अर्थ है कि हलवा या खीर जो सफ़ेद आटे और दही से बने होते हैं। जो आपके चैतौल, फूल संक्रांति, हरेला, खतड़वा आदि उत्तराखंड के अन्य मुख्य त्यौहार जी हैं आपके। कौन से? संक्रांति, हरेला और खतवा। इसका राइट आंसर आपको उत्तराखंड होगा। और दोस्तों आपके सामने जो आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका इसको राइट आंसर बताना है। जैसे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है, जी इसका राइट आंसर आपको बताना है। जैसे पहला है जो डाल्टन ने, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन ने, और अल्फ्रेड नोबेल ने, और ऑटो व्याथी। जिसका राइट आंसर इसको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों को ये एग्जाम में क्वेश्चन 90% पूछने की इसकी संभावना है। 90% पूछने की इसकी संभावना है, 99 समझ लो, क्योंकि अभी काफ़ी एग्जाम डले हुए हैं। तो दोस्तों ये सभी के निकाले प्रैक्टिस सेट है आपका। तो GK GS का है जो दोस्तों आपने देखा होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना न्यू चैनल पर हो, और लाइक कमेंट जरूर करके बताना एक बार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।